तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने अपना बायोमॉलिक्यूल्स का लेक्चर 2 तक कंप्लीट किया था, जहाँ पे हमने अब ये देखा था कि जो ग्लूकोज है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है और उसी साइक्लिक स्ट्रक्चर की वजह से वो बहुत सारे रिएक्शंस नहीं देता और उसी के ऊपर जो क्वेश्चन आता है उसका कैसे आंसर लिखना है, हमने वो डिस्कशन करा था। अब हम आगे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज को ही फर्दर बात करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि अल्फा एंड बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, तो इसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि अल्फा बीटा डी ग्लूकोज क्या होता है। देखो, हमें पता है कि ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है CHO, CHOH होल 4, CH2OH। इसी को हम खोल के अच्छे से लिख सकते हैं कि कैसे CHOH होल 4 जो है वो कैसे उस पर HOH लगे हुए होते हैं और कैसे उसका पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, और इसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फिशर स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? फिशर स्ट्रक्चर, जिसके बारे में हमने डिस्कशन करी थी कि थर्ड वाले पे HOH रिवर्स हो जाता है। अब अगर हम आगे बात करें, हमने ये भी देखा था कि इसी स्ट्रक्चर में CHO जो है ना, ये फ्री नहीं होता। कि हमें लग रहा है कि CHO फ्री है, बट एक्चुअल में फ्री नहीं होता। कैसे एग्जिस्ट करता है उसको समझते हैं। CHO को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब होता क्या है ना, इक्विलिब्रियम पे तो ये ऐसा दिखता है, बट होता क्या है इसमें, जो ये डबल बॉन्ड O वाली है ना, C डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड टूटती है और यहाँ से 5th कार्बन जो है, यहाँ से H वाली बॉन्ड टूटती है। जो H यहाँ से टूटा, यहाँ H था, ये जो H यहाँ से गया ना, ये H यहाँ की जगह फर्स्ट वाले कार्बन पे आ जाता है। और अब देखो, ये वाली बॉन्ड खाली बच गई, O के पास एक बॉन्ड और बची है और कार्बन की भी एक बॉन्ड बची है। तो यहाँ पे क्योंकि इसका H गया था और इसकी एक बॉन्ड टूटी थी, तो इन दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग बन जाती है। क्या बन जाती है? इन दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग। तो यहाँ पे ये फर्स्ट कार्बन था, ये 5th कार्बन था, ये फर्स्ट था, ये 5th था। तो यहाँ पे 1,5 लिंकेज हमें देखने को मिलती है कि C1 C5 कार्बन ने आपस में लिंकेज कर ली। तो क्या बन गया? 1,5 लिंकेज होगी पर्टिकुलरली। और यही अगर ग्लूकोज फ्रक्टोज का आगे हम डिफरेंस बात करेंगे तो ये एक पॉइंट ये भी होता है कि ग्लूकोज फ्रक्टोज में क्या डिफरेंस होता है। तो याद रखना, 1,5 लिंकेज होती है ग्लूकोज के अंदर। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर ये होता है कि एक्चुअल में फ्री नहीं होता, वो वह फर्स्ट और 5th कार्बन के साथ, मतलब CHO वाली बॉन्ड टूट के फर्स्ट और 5th कार्बन आपस में बॉन्डिंग कर लेते हैं। अब देखो, ये एक तरह से साइक्लिक ही तो हुआ कि यहाँ पे वो कनेक्ट हो गया, वो ओपन नहीं है, वो साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करने लगा। अब यहाँ पे फिर हमने बात करी थी अल्फा और बीटा 2 स्ट्रक्चर होते हैं। क्या मतलब होता है? जब हम केमिस्ट्री में, याद रखना, बात करते हैं ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही ये बायोमॉलिक्यूल से एक चैप्टर है। जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करते हैं तो अल्फा बीटा गामा ये टर्म्स आती है। क्या होता है मतलब, अगर हमारा कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, लेट्स से COOH हमारा एक फंक्शनल ग्रुप है, वो जिस कार्बन के साथ डायरेक्ट जुड़ा होता है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ डायरेक्ट जुड़ा होता है वो कार्बन कहलाता है हमारा अल्फा। अगर बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिस्पेक्ट में, अल्फा बीटा बायोमॉलिक्यूल्स का अलग है, बट इन जनरल जो आइडिया लेना है वो समझो। अगर डायरेक्ट जुड़ा होता है तो अल्फा, अगर इससे नेक्स्ट वाले कार्बन जिससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है उससे नेक्स्ट वाला कार्बन कहलाता है बीटा, उससे नेक्स्ट वाला गामा। ठीक है, ये बात हो जाती है ये। पर मेन हमारे को जो ये वाला कंसेप्ट है ये यूज़ होगा हेलोएल्केन्स वाले चैप्टर में। बट वैसे अल्फा बीटा गामा अगर किसी बच्चे ने बाई चांस 11th पढ़ रखी है, ठीक है, तो उसको पता होगा कि अल्फा बीटा गामा क्या होता है। बट यहाँ पे अल्फा बीटा गामा अगर आपने नहीं पढ़ रखी 11, नो प्रॉब्लम, उसको अब याद मत रखो अल्फा बीटा गामा। अब अल्फा बीटा ग्लूकोज वाले क्या होते हैं उसको समझते हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमने कहा कि यहाँ पे 1,5 लिंकेज हुई कि यहाँ से H टूटा था और यहाँ वाला H यहाँ चला गया था इस वाली जगह पे, और इसकी जो बॉन्डिंग थी उसको मतलब इस वाले की जो बॉन्डिंग थी वो यहाँ करनी थी। ठीक है, अब हुआ क्या, देखो, ये OH राइट साइड पे लगा है। ठीक है, यही OH मान लो, जैसे जब हमने कहा कि बॉन्डिंग बनी थी, यही OH अगर यहाँ पे आ जाता, इस तरफ लग जाता, कि मैंने कहा कि हमें तो क्या मतलब है, हमें तो 4 हाथ पूरे करने से मतलब है ना। ठीक है, कि यहाँ पे इसका एक O की एक बॉन्डिंग कंप्लीट करनी थी और यहाँ से H उठ के गया था। अगर इसी OH को हम इस तरफ रख देते हैं तो क्या फ़र्क होता है? तो इसी बात का फ़र्क होता है अल्फा और बीटा ग्लूकोज में। ठीक है, अगर मान लो हमारा जो ये वाला OH है ये हमारा राइट साइड पे होता है तो उसका नाम होता है अल्फा डी ग्लूकोज, और यही OH अगर हमारा लेफ्ट साइड पे होगा तो नाम हो जाएगा हमारा बीटा डी ग्लूकोज। अब यहाँ आ जाते हैं वापस। देखो, ये इक्विलिब्रियम पे था, हम सबको पता है। इक्विलिब्रियम पे हमने देखा कि यहाँ पे कैसा स्ट्रक्चर हुआ कि यहाँ से H वाला टूट गया, यहाँ चला गया, जैसे यहाँ पे बना है। ठीक है, यही OH जो यहाँ पे आया, ये अगर हमारा राइट साइड पे है तो हमारा अल्फा बन गया। ठीक है, अगर यही OH हमारा अगर राइट साइड पे था, ठीक है, तो क्या बन गया हमारा
अल्फा डी ग्लूकोज। पॉजिटिव इसलिए क्योंकि वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। यही OH अगर हमारा लेफ्ट साइड पे आ जाए राइट की जगह तो हमारा क्या बन गया, बीटा डी ग्लूकोज। बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम है, थर्ड वाला, सेकंड वाला, फिफ्थ वाला सब सेम है। बस फर्स्ट पोजीशन पे जब OH हमारा राइट लेफ्ट पे अलग अलग लग जाए कि OH यहाँ आया था, ठीक है, अगर ये राइट पे है तो अल्फा, लेफ्ट पे आ गया तो बीटा, इसी का नाम हो जाता है अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। इक्विलिब्रियम पे, यानी कि जो ऑप्टिकल रोटेशन होती है, हमने कहा लाइट को मोड़ता है, तो ऑप्टिकल रोटेशन इस वाले की तो जो होती है वो +52.5 डिग्री होती है। ये याद रखना, MCQ में इंपॉर्टेंट होती है। और यही अगर अल्फा अगर राइट साइड पे OH लगा हुआ है तो वो ऑप्टिकल रोटेशन जो होती है उसकी +112 डिग्री हो जाती है। और यही अगर हमारा लेफ्ट साइड पे लग जाए, बीटा बन जाए, तो उसकी ऑप्टिकल रोटेशन +18.7 डिग्री हो जाती है। और जो अल्फा डी ग्लूकोज होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 419 केल्विन, और इसी का जो बीटा वाले का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 423 केल्विन। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर एक कंसेप्ट, एक टर्म आती है एनोमर्स। एनोमर्स क्या होता है समझो ध्यान से। जब मैं बात कर रही हूँ एनोमर्स की स्पेसिफिकली, तो मैंने कहा कि OH की सारी बात आती है कि OH अगर राइट साइड पर लगता है तो अल्फा, अगर लेफ्ट साइड पर लगता है तो बीटा। तो यही बात है कि जब हमारा OH स्पेसिफिकली C1 पोजीशन पे अलग अलग जगह कि राइट पे लगने से अल्फा बन जाए, लेफ्ट पे लगने से बीटा, कि C1 पोजीशन पे OH जो है अलग अलग कंपाउंड्स बना देता है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है बट स्ट्रक्चर अलग अलग हो गया कि एक जगह राइट पे लगा, एक लेफ्ट पे। वही हमारी टर्म एनोमर्स कहलाती है। जैसे यही OH अगर राइट पे लग रहा था तो अल्फा, लेफ्ट पे लग रहा था तो बीटा। समझे कि राइट लेफ्ट पे लगा तो अलग अलग टर्म्स बन गए स्पेसिफिकली। तो अब देखो, तो ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है, फॉर्मूला तो दोनों का C6H12O6 रहा ना, बट स्ट्रक्चर अलग हुआ। अल्फा में राइट पे चला गया, बीटा में लेफ्ट पे चला गया, स्ट्रक्चर अलग अलग हुआ। तो इसी स्ट्रक्चर जो है डिफरेंस की वजह से बट सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को एनोमर्स कहला देते हैं, वो भी स्पेसिफिकली C1 पोजीशन पे। एनोमर्स की डेफिनेशन देखो क्या, दीज आर द स्टीरियो आइसोमर्स जो डिफर करते हैं एक दूसरे से। स्टीरियो आइसोमर्स इन्हीं को कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर अलग अलग है, जो डिफर करे C1 पोजीशन पे। किसकी, वो भी OH की प्लेसमेंट की वजह से कि OH राइट पे जाएगा लेफ्ट पे, वो एनोमर्स कहलाता है, ठीक है। अच्छा, फिर एक टर्म आती है म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन क्या होती है, देखो हमने कहा अल्फा बना, बीटा बना, तो और इन अल्फा बीटा बनने में ऑप्टिकल रोटेशन में चेंज आया कि एक +18.7 डिग्री हो गया, एक +112 डिग्री हो गया, किससे 52.5 से, दोनों में ही डिफरेंस आया, ठीक है। तो वो जो डिफरेंस आया ना ऑप्टिकल रोटेशन में अल्फा और बीटा की वजह से, वो हमारा म्यूटा रोटेशन कहलाता है। सो इट इज अ चेंज इन द ऑप्टिकल रोटेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। अब याद रखना, म्यूटा रोटेशन होता है कि ऑप्टिकल रोटेशन में चेंज आएगा कि नहीं आएगा। जितने भी हमारे मोनोसेकेराइड्स है जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मानोस, ऑर्बिटल, ये सारे के सारे म्यूटा रोटेशन देता है। ऑल्सो इसके साथ साथ मोनोसेकेराइड्स के साथ साथ सारे के सारे डाइसेकेराइड्स एक्सेप्ट सुक्रोज, डाइसेकेराइड्स एक्सेप्ट सुक्रोज, ये म्यूटा रोटेशन देते हैं। यानी कि अगर इनको मान लो आप पानी में डिजोल्व करते हैं तो ऑप्टिकल रोटेशन में चेंज आता है। सुक्रोज के अलावा सारे मोनोसेकेराइड्स और डाइसेकेराइड्स एक्सेप्ट सुक्रोज, क्योंकि सुक्रोज डाइसेकेराइड्स है बट उसकी ऑप्टिकल रोटेशन में चेंज नहीं आता, वो सारे के सारे म्यूटा रोटेशन देता है। तो होपफुली अब हमें समझ में आ गया कि अल्फा बीटा ग्लूकोज में क्या फ़र्क होता है। स्ट्रक्चर सेम बनेगा, बस याद रखना जब बीटा का बनाओ तो OH हमारा लेफ्ट पे, अल्फा बनाओ तो OH राइट पे, और इक्विलिब्रियम का ऐसा होता है, ये आ जाएगा। पेपर में अल्फा बीटा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना आता है, याद रखना मेरे फाइनल बोर्ड में भी आया था, ठीक है। फिर आता है हर्ट्ज स्ट्रक्चर। अब जो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर है वो दो तरीके से बन सकता है, या तो ऐसे बना लो या ऐसे बना लो, ठीक है। स्पेसिफिकली एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इसका स्ट्रक्चर दिया था इजीली बन जाए, और कैसे स्ट्रक्चर जैसे बेंजीन वगैरह का हम बनाते हैं, तो एक साइक्लिक फॉर्म में अच्छे बेटर फॉर्म में जो स्ट्रक्चर दिया था ना, वो हर्ट्ज नाम के साइंटिस्ट है जिन्होंने दिया था। और याद रखना इसका जो नाम होता है, जब हम हर्ट्ज स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसको अल्फा डी ग्लूकोज को ही अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज और बीटा डी ग्लूकोज पाइरेनोज बोल देते हैं। क्यों पाइरेनोज, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है ऐसा दिखता है। स्ट्रक्चर कैसे बनता है अभी बताती हूँ, बट समझो इनका नाम दे देते हैं अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज, बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज। क्यों दे देता है, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है, ये हर्ट्ज स्ट्रक्चर, ये पायरेन नाम का एक कंपाउंड होता है केमिस्ट्री में, उससे रिजेंबल करता है इनका स्ट्रक्चर। जो हर्ट्ज स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, वो पायरेन नाम के कंपाउंड से रिजेंबल करता है, इस वजह से इसका नाम रख दिया हमने पायरेनोज, पायरेन से। और पायरेन दिखता कैसा है, पायरेन को याद रखना है ऐसा होता है, कभी आ जाए तो याद रखना कि ऐसा होता है। पायरेन कैसा दिखता है, पायरेन ऐसा दिखता है, ये होता है हमारा पायरेन। पायरेन से रिजेंबल करता था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर्ट्ज स्ट्रक्चर ग्लूकोज का, इस वजह से इसका नाम ग्लूकोपाइरेनोज और ये रख दिया। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा हर्ट्ज स्ट्रक्चर है पर्टिकुलरली ग्लूकोज का, वो
कैसे बनता है उसका अल्फ़ा बीटा वाला, उसको समझो। सबसे पहले हम बात करते हैं अल्फ़ा डी ग्लूकोज की, या ग्लूकोज लिख लो या अल्फ़ा डी ग्लूकोपायरानोज लिख दो। जब हम स्पेसिफिकली ग्लूकोपायरानोज लिखते हैं तो इसका मतलब है हम स्पेसिफिकली हर्बर्ट स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। देखो सबसे पहले तो याद रखना, जब आपको बनाना है तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। सबसे पहले आपने ऐसा बनाया, उसके बाद जितने भी शार्प एंड्स हैं उन पे क्या करो, लाइन्स ड्रॉ करो। शार्प एंड्स पे हमने लाइन ड्रॉ कर दी, फिर यहाँ पे कार्बन हो गया आपके पास पर्टिकुलरली, सॉरी कैसे कार्बन हो गया आपके पास, देखो ये आपके पास फर्स्ट कार्बन हो गया, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन। मैंने कहा ना कि जितने भी शार्प एंड्स हैं उन पे लाइन बनाओ, क्योंकि ये शार्प एंड्स आपके कार्बन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, समझ गए। ये शार्प एंड्स जो होते हैं ये आपके कार्बन रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्पेसिफिकली। अब देखो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ कार्बन, हमने तो पता है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन होता है, वो कहाँ गया अभी बताती हूँ, समझो ध्यान से। जब आपने स्ट्रक्चर ऐसे बना लिया तो एक ट्रिक याद रखो कि कैसे आपका जो हर्बर्ट स्ट्रक्चर है वो बनता है। ट्रिक ये होती है HHOHH मेरे साथ साथ बोलो, HHOHHCH2OH, HHOHHCH2OH। तो अब देखो 5 कार्बन ये थे, छठा यहाँ लग गया, तो हो गए पूरे 6 कार्बन। अच्छा, जहाँ जहाँ H लगे हुए हैं वहाँ तो अब आप लिखोगे OH, और जहाँ जहाँ OH लगे वहाँ लिखोगे H। जहाँ H है वहाँ OH, जहाँ H है वहाँ OH, जहाँ OH है वहाँ H, जहाँ H है वहाँ OH, जहाँ OH है वहाँ H। ठीक है, ये बन गया आपका हर्बर्ट स्ट्रक्चर, और यही होता है हमारा ग्लूकोपायरानोज। अब इसमें आपको एक ट्रिक और बताती हूँ, और एक इसी अल्फा वाले को दोबारा बनाता है, ताकि मेरे साथ साथ बोलना। सबसे पहले तो हम ऐसा सा स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर जहाँ जहाँ हमारे शार्प एंड्स है वो शार्प एंड्स कार्बन रिप्रेजेंट करते हैं, हम लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर लिखेंगे HHOHHCH2OH, जहाँ H है वहाँ OH, जहाँ OH है वहाँ H। ठीक है, ये बन गया हमारा अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, ये हर्बर्ट स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें अगर आप काउंट कर लेना, हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो वही रहता है C6H12O6, समझ गए। अच्छा, फिर आगे बात आती है हमारे पास स्पेसिफिकली क्या, अल्फा डी ग्लूकोज हो गया। नाउ बीटा डी ग्लूकोज कैसे बनता है, हमें पता है अल्फा डी और बीटा डी में क्या फ़र्क होता है। आपको इससे जब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं ना, इससे रिलेटेड एक बात बताऊंगी, बहुत इंटरेस्टिंग है वो, कि हमें ऐसे पता नहीं लगेगा जब हम ड्रॉ कर रहे हैं, बट जब अगर हम उसको रिजेंबल करेंगे तो बहुत ऐसे बनाने में इजी रहेगा। अब बीटा का क्या स्ट्रक्चर होता है, देखो पहले हमें अल्फा का तो बनाना आता है, तो एक काम करो पहले अल्फा का ही बना लो। ठीक है, अल्फा का बना लो। अल्फा का कहता है HHOHHCH2OH, जहाँ H है वहाँ OH, जहाँ OH है वहाँ H। ठीक है, ये बन गया हमारा अल्फा का स्ट्रक्चर। हमें पता है अल्फा बीटा में क्या फ़र्क होता है, OH का फ़र्क होता है कि OH लेफ्ट पे आता है तो बीटा, राइट पे आता है तो अल्फा, है ना। तो यहाँ पे भी यही फ़र्क आएगा कि हमारा जो ये वाला होता है बीटा वाले में ये फ़र्क होता है कि OH ऊपर चला जाता है, H नीचे आ जाता है। ठीक है, जब हमने अल्फा का स्ट्रक्चर बनाया था तो H ऊपर आ रहा था ना, बस बीटा में OH ऊपर आ जाता है। ठीक है, ये फ़र्क होता है इसमें। बस पहले आपने अल्फा का बना दिया, फर्स्ट वाले कार्बन पे, फर्स्ट वाला कार्बन था उसमें HOH की पोजीशन को रिप्लेस कर दिया, यही हमारा बीटा डी ग्लूकोज बन जाता है। आए बात समझ में। तो यही होता है हमारे हर्बर्ट स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, अल्फा बीटा। अब इसी में मैंने क्या था, एक ट्रिक बताऊंगी, ट्रिक समझो। हमने जब यहाँ पे इसका फिशर स्ट्रक्चर देखा था, हमने देखा कि OH जो है सारे राइट साइड पे आ रहे थे यहाँ पे। ठीक है, और बस थर्ड वाले पे तो एक्सेप्शन होती है कि राइट साइड पे H आ जाता है, OH। ठीक है, अब देखो जितने भी ये सारे OH हैं जो राइट साइड पे आ रहे हैं, वो अल्फा वाले जो हमने हर्बर्ट स्ट्रक्चर बनाया अल्फा डी ग्लूकोज का, ये सारे नीचे आएंगे। अल्फा वाले के स्ट्रक्चर में देखा, ये OH, ये H तो नीचे राइट साइड पे था, OH सारे नीचे नहीं आ रहे। और यहीं बीटा वाले में देखो राइट साइड पे H था, OH था, H था, कि राइट साइड पे H था, फर्स्ट वाले कार्बन में देखो राइट साइड पे H था, तो यानी कि राइट साइड वाले सारे नीचे आते हैं, तो इसलिए बीटा वाले में OH के ऊपर आए, क्योंकि राइट साइड पे H था और राइट साइड पे जो है वो नीचे आता है। राइट साइड पे कोई भी चीज़ होती है वो नीचे आएगी, समझ गए, कि राइट साइड पे जो भी चीज़ है वो नीचे आती है जब हम हर्बर्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये चीज़ समझने की थी, यही हेल्प, कई बार हम भूल जाते हैं वो वाली ट्रिक जो मैंने बताई थी, तो हम इस तरह से याद रखते हैं कि राइट साइड पे जितने भी है वो सारे हर्बर्ट स्ट्रक्चर बनाते टाइम नीचे आते हैं, यही रीज़न है कि OH ऊपर आ जाता है। आई बात समझ में। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो हर्बर्ट स्ट्रक्चर वाला कंसेप्ट था वो भी पूरा होता है। अब हम आगे शुरू करेंगे अपना एक क्वेश्चन जिससे बनता है वो है ग्लूकोज फ्रक्टोज के बीच में डिफरेंस, यानी कि हमें फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर, फ्रक्टोज क्या होती है, कैसी शुगर है, उसको भी समझना पड़ेगा। तो हम फ्रक्टोज को शुरू करते हैं।
देखो फ्रक्टोज और ग्लूकोज में क्या सिमिलैरिटी है, सिमिलैरिटी है कि दोनों का ही मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है C6H12O6, ठीक है, दोनों का ही मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। और डिफरेंस ये है कि हमें पता है ग्लूकोज एक एल्डोहेक्सोस होता है कि उसमें एल्डिहाइड वाला ग्रुप होता है और 6 कार्बन होते हैं, ठीक है, तो इसमें भी 6 कार्बन है तो हेक्सोस ये भी होगा, बट इसमें कीटोन वाला ग्रुप होता है तो ये कीटोहेक्सोस हो जाता है। देखो वो भी हमारे को पता है फ्रूट्स वेजिटेबल्स और रिप ग्रेप्स में सबसे ज़्यादा पाया जाता था, ये भी फ्रूट्स हनी वेजिटेबल्स में पाया जाता है। और ये स्वीटेस्ट शुगर है, यानी कि सबसे ज़्यादा एक मीठी कोई चीज़ जो होती है वो फ्रक्टोज होती है। और ये लीवर, हमें पता है ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है कि लाइट को राइट में मोड़ता है, बट फ्रक्टोज हमारा लीवो रोटेटरी होता है। क्या होता है? लीवो रोटेटरी होता है, ठीक है, लीवो रोटेटरी होता है हमारा फ्रक्टोज। इस चीज़ को याद रखना, तो यहाँ पे डिफरेंस आ सकता है। और हमें पता है ग्लूकोज के अंदर क्या होती है 1,5 लिंकेज होती है कि फर्स्ट और फिफ्थ वाले कार्बन के बीच में बॉन्ड बनती है, तो ये बस यहाँ पे ये एक चीज़ और याद रखना कि यहाँ पे 2,5 लिंकेज होते हैं। ये भी एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस है कि यहाँ पे 2,5 लिंकेज हो जाती है क्योंकि कीटोन ग्रुप आता है। अब हमें पता है कि साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है फ्रक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनता है? देखो हमें पता है कि 6 कार्बन होते हैं, ग्लूकोज में CHO पहले आता था, बट यहाँ पे CHO नहीं आएगा, यहाँ पे पहला कार्बन ही CH2OH वाला होता है। फिर यहाँ पे हमने स्पेसिफिकली बनाए कितने कार्बन? 4 कार्बन, जैसे उसमें बनाते हैं, और लास्ट में भी CH2OH होता है। कीटोन ग्रुप होता है तो कीटोन सेकंड उस पर लगता है, हमें पता है कि कीटोन कभी फर्स्ट में लगता है, वो बीच सेकंड उस पर लगता है, या तो लास्ट सेकंड पे फर्स्ट सेकंड पे, ठीक है, या बीच में आ सकता है, मतलब स्टार्टिंग में कभी भी नहीं लगता है, ठीक है। तो C डबल बॉन्ड वो कीटोन वाला ग्रुप आ जाता है। फिर हमें पता है कि थर्ड वाले पे ना एक्सेप्शन होती है कि H राइट साइड पे आता है हमेशा, और बाकी फोर्थ फिफ्थ वाला कार्बन सेम रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप हमारा स्ट्रक्चर बना सकते हो फ्रक्टोज का। ये क्या होता है? ये हमारा होता है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। किसका स्ट्रक्चर? साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, ठीक है। एक बार दोबारा देखो, सबसे पहले CH2OH आ जाएगा, फिर CH2OH के बाद सबसे पहले CH2OH के बाद कीटोन वाला ग्रुप, फिर थर्ड वाले पे एक्सेप्शन होती है कि H राइट साइड पे, फिर HOH, फिर लास्ट पे CH2OH। इस तरीके से आप साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाओगे फ्रक्टोज का, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है स्पेसिफिकली कि जैसे अल्फा बीटा ग्लूकोज एग्जिस्ट करे थे, तो क्या इसमें भी अल्फा बीटा एग्जिस्ट करेंगे? यस, एग्जिस्ट करेंगे, तभी तो इसमें 2,5 लिंकेज हुआ। हमें पता है कि जो भी C डबल बॉन्ड होती है, ठीक है, वो टूटेगी। C डबल बॉन्ड O टूटेगी, ठीक है, टूट गई। अच्छा, इसकी एक बॉन्ड खाली बच गई, ठीक है। और कौन सी बॉन्ड टूटती है? O टूटती है। ये फिफ्थ वाले कार्बन की H वाली बॉन्ड ये भी टूट गई। अब क्या हुआ कि ये वाला कार्बन जो था ये फ्री था, यानी कि एक बॉन्ड ये बना सकता था और एक बॉन्ड इसकी, तो यहाँ पे इन दोनों की सेकंड कार्बन था और ये फिफ्थ कार्बन था, तो 2,5 लिंकेज हुई। और यही CH2OH को मतलब इस तरीके से लिखने की जगह हम इसको ऐसे लिख सकते हैं स्पेसिफिकली, कैसे? ऐसे, ठीक है। और फिर इसकी बॉन्ड ऐसे बना सकते हैं, समझ गए कि इस तरीके से बॉन्डिंग बन सकती है। तो ये हमारा क्या बन गया कि 2,5 लिंकेज भी होगी स्पेसिफिकली, ठीक है, कि देखो, और यहाँ पे H जो यहाँ से हटा था वो यहाँ आ जाता है, ठीक है, तो 2,5 लिंकेज होगी। अब OH देखो यहाँ पे राइट साइड पे आया, इसलिए ये वाला स्पेसिफिकली अल्फा हो जाएगा, और यही OH जब हमारा इधर आ जाएगा CH2OH इधर, तो ये हमारा लेफ्ट साइड पे जब चला जाएगा तो हमारा बीटा बन जाएगा। समझ गए किस तरह से बनता है? तो आ जाओ फ्रक्टोज पे। तो ये हमारा फ्रक्टोज का हो गया साइक्लिक स्ट्रक्चर जो मैंने बना दिया। और फ्रक्टोज क्योंकि लीवो रोटेटरी होता है तो यानी कि D नेगेटिव लिखेंगे, और ये कैपिटल D हमने पहले वाली वीडियो में डिस्कशन किया था, कॉन्फिग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। फिर हमने देखा ये हमारा इक्विलिब्रियम भी हो गया कि अल्फा D में OH राइट पे और बीटा D वाले में OH वहाँ पे। इस वाले में और ग्लूकोज में क्या फ़र्क आया कि वहाँ पे H आ रहा था ना, यहाँ H की जगह CH2OH आ जाएगा, समझ गए। OH राइट पे तो अल्फा, OH लेफ्ट पे तो बीटा, समझ गए। तो बीटा D फ्रक्टोज, अल्फा D फ्रक्टोज। एनोमर्स इसलिए है क्योंकि C1 पोजीशन पे OH की प्लेसमेंट की वजह से जो स्टीरियो आइसोमर्स में फ़र्क है, इस वजह से एनोमर्स हो गए। इसमें भी हर्वर्ड स्ट्रक्चर आएगा। इनका नाम रख दिया जाता है अल्फा D फ्रक्टोफ्यूरानोस, बीटा D फ्रक्टोफ्यूरानोस, फ्यूरेनोस। क्यों लिखते हैं? क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है स्पेसिफिकली वो फ्यूरेन से रिजेंबल करता है। किससे रिजेंबल करता है? फ्यूरेन से रिजेंबल करता है इनका स्ट्रक्चर, ठीक है। और फ्यूरेन कैसे ड्रॉ करते हैं? इस तरह से ड्रॉ करा जाता है फ्यूरेन, ऐसे। ये फ्यूरेन का स्ट्रक्चर होता है और इनका स्ट्रक्चर फ्यूरेन से रिजेंबल करता है। यही रीज़न है कि हम इसको फ्यूरेनोस नाम दे देते हैं, क्योंकि फ्यूरेन से रिजेंबल करता है। अब बात आती है कि कैसे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले तो आपको इस तरह का, अगर अल्फा D फ्रक्टोफ्यूरेनोस हम ड्रॉ कर रहे हैं या अल्फा D फ्रक्टोज ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, वही बात है। फ्रक्टोफ्यूरेनोस का स्पेसिफिकली लिखने का मतलब ये हो जाता है कि हम हर्वर्ड स्ट्रक्चर की बात करें, बट हाँ, हम अल्फा D फ्रक्टोज भी लिख सकते हैं। सबसे पहले कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाओगे। जब आप अल्फा D फ्रक्टोज का हर्वर्ड स्ट्रक्चर बना रहे हो, इस तरह का स्ट्रक्चर बनाना है,
ठीक है, लर्न कर लो इसको, 2-4 बार देखोगे, पहली बारी में नहीं आएगा। इसको ऐसे इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बनाना होता है, समझ गए, इस तरह का, कि पर्टिकुलरली 5 कार्बन के जो एंड पॉइंट्स है, शार्प एंड्स, वो आप बना सको। फिर इन शार्प एंड्स पे आपको लाइन्स ड्रॉ करनी है, शार्प एंड्स पे लाइन्स ड्रॉ करनी है, ठीक है। शार्प एंड्स पे लाइन ड्रॉ करी, उसके बाद देखो सबसे पहले हमें, जैसे हमने वहाँ ट्रिक याद रखी थी HOH OH, यहाँ पे भी वही ट्रिक याद रखेंगे, CH2OH OH HCH2OH, समझिए क्या याद रखेंगे, CH2OH OH HCH2OH। पहली बारी में नहीं समझ में आएगा, ऐसा लगेगा यार कितना लर्न करना है, बट बिलीव मी ये कार्बोहाइड्रेट के सिर्फ ये जो हर्बर्ट स्ट्रक्चर आता है थोड़े अजीब लगता है, पर जितनी ज़्यादा बार रिवीजन करोगे, पहला चैप्टर उठाने का मतलब यही है कि जब हमने पहले चैप्टर ये पढ़ा है तो पूरे साल इस चैप्टर को, जो फर्स्ट चैप्टर होता है ना, वो लास्ट में जाके सबसे बेस्ट चैप्टर होता है, क्योंकि उस पहले चैप्टर को हमने बहुत बार पढ़ लिया होता है, ठीक है। तो याद रहेंगे पेपर से पहले, आई अग्री। अगर मान लो कल तुम्हारा पेपर है ना, अब कहोगे यार कैसे दिखता है, नहीं याद होगा आपको, बिल्कुल एंड मोमेंट पे भी ये स्ट्रक्चर्स रिवाइज करने पड़ेंगे, तभी याद रहेंगे। कैसे याद रखोगे, CH2OH OH HCH2OH, जहाँ OH आ जाएगा वहाँ H आता है, ठीक है। बट यहाँ पे एक जगह एक्सेप्शन है, क्या कि यहाँ पे OH आ जाएगा, बाकी सारी जगह वही लगता है, जहाँ OH H, जहाँ OH वहाँ H आ जाएगा, जहाँ H वहाँ OH, ठीक है। तो ये चीज़, ये इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर बनता है। तो वापस अल्फा वाले का ही स्ट्रक्चर बना रहे हैं यहाँ पे भी। सबसे पहले CH2OH, फिर OH, फिर H, फिर CH2OH, और जहाँ CH2OH आ गया वहाँ पे OH, जहाँ OH है वहाँ H। मतलब क्योंकि देखो ये हमारा क्या है कि अल्फा वाले में OH नीचे आएगा, ठीक है, पता है ये बात तो हमें कि अल्फा वाले में OH नीचे आता है, क्योंकि राइट साइड वाले नीचे होते हैं, तो इस वजह से CH2OH OH आता है। क्योंकि यार खुद सोचो ना कि OH की वजह से तो डिफरेंस होता है, तो अगर CH2OH आ गया तो आप वहाँ H नहीं लिखोगे फर्स्ट पोजीशन पे, तो CH2OH फिर OH आ गया, OH के साथ H आ गया, H के साथ OH आ जाएगा, फिर CH2OH के साथ H आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अल्फा वाला स्ट्रक्चर बनता है। बीटा वाला सेम स्ट्रक्चर है, बस क्या होगा, ये CH2OH और OH की पोजीशन बदल जाएगी, समझ गए। तो ये सेम बीटा का स्ट्रक्चर होगा, तो इसी को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको जब हमने यहाँ पे देखो बनाया तो क्या होगा, CH2OH और OH की जो OH ऊपर चला जाएगा और CH2OH नीचे आ जाएगा, यही हमारा क्या होगा, बीटा डी फ्रक्टोज हो जाएगा। क्या कहलाएगा, बीटा डी फ्रक्टोज। तो ये होता है हमारा फ्रक्टोज का डिफरेंस। होपफुली हमने फ्रक्टोज और ग्लूकोज में डिफरेंस भी की भी बात कर ली कि पेपर में आता है डिफरेंस, याद रखना इंपॉर्टेंट है। फिर अगला जो कंपाउंड है, देखो यहाँ से एक बार आप हर्बर्ट स्ट्रक्चर यहाँ से ड्रॉ भी कर सकते हैं, नोट्स में है स्पेसिफिकली। आपको इस नोट्स की PDF भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सो डोंट वरी। ऑल्सो अगर आपको कोई डाउट है लाइक स्पेसिफिकली, यू कैन आस्क मी ओवर माई इंस्टाग्राम हैंडल एज अलीशा राजेश भाटिया, ठीक है। सो यू कैन आस्क मी देयर। ओके, सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब अगर हम आगे चले तो हमारे पास जो हमें स्ट्रक्चर समझना है नेक्स्ट, वो है गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर, कि कैसे गैलेक्टोज होता है, ग्लूकोज गैलेक्टोज में क्या फ़र्क है। गैलेक्टोज और मानोज का स्ट्रक्चर समझना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि ये पेपर में आ सकता है, अभी तक आया नहीं है। गैलेक्टोज का तो हमें डाइसैकेराइड में यूज़ होगा, बट मानोज का स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो वो यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं स्पेसिफिकली। अगर मैं गैलेक्टोज की बात करूँ तो गैलेक्टोज ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। ग्लूकोज का बनाना आता है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे दिखता है, ऐसे दिखता है CHO, फिर 4 कार्बन, बस थर्ड वाले पे एक्सेप्शन की H इधर आ जाता है, ठीक है, बाकी सारे सेम, ठीक है, CH2OH, ठीक है। इस तरह से स्ट्रक्चर होता है ग्लूकोज का। अगर हम ओपन चेन की वैसी मतलब साइक्लिक वाले की बात ना करें, अगर नॉर्मल उसकी बात करें, ठीक है, ये ऐसे स्ट्रक्चर दिखेगा, HOH HOH, ठीक है। बस हमें पता है कि थर्ड वाले पे तो एक्सेप्शन होती है, बस थर्ड वाले के साथ साथ जब फोर्थ वाले पे आ जाती है कि H हमारा राइट साइड पे आ जाए फोर्थ में, वही हमारा गैलेक्टोज कहला देता है। बस इतना आसान है कि थर्ड के साथ साथ फोर्थ पे भी आ जाए, वो गैलेक्टोज हो जाएगा, और ये ग्लूकोज था, ठीक है। अब मानोज में और उसमें क्या फ़र्क होता है, देखो जैसे हमें पता है कि ग्लूकोज वाले में, अच्छा मानोज का इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मेंशन नहीं है, बट लेट मी टेल यू, मानोज का नोट्स में नहीं है, बट लिख लेना, क्योंकि मेरे को याद है कि ये स्पेसिफिकली कहीं मैंने रेफरेंस बुक वगैरह में कहीं तो पढ़ा था, ठीक है। CH2OH सेम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जो होता है वही। अब मानोज के स्ट्रक्चर में क्या होता है कि थर्ड वाले पे तो HOH आता ही है, बस जब सेकंड वाले पे भी HOH आ जाए, समझ रहे हो, सेकंड वाले पे थर्ड वाले के जैसा ही सेकंड बन जाए, तो वो हमारा मानोज कहलाता है। देखो जैसे क्या था, जब थर्ड के साथ साथ फोर्थ पे आ जाए तो गैलेक्टोज, थर्ड के साथ साथ सेकंड पे भी आ जाए, समझिए सेकंड वाले पे भी आ जाए थर्ड के साथ साथ, तो वो हमारा मानोज का स्ट्रक्चर कहलाता है। आई बात समझ में। तो मानोज और गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर याद रखना इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं, ठीक है। गैलेक्टोज का तो यूज़ होगा डाइसैकेराइड्स में, ठीक है। फिर गैलेक्टोज और ग्लूकोज में क्या फ़र्क है कि C4 वाले पे डिफरेंट आया कि C4 पे भी आ गया गैलेक्टोज में। तो जब हमारा कार्बोहाइड्रेट्स एक पोजीशन पे अलग होते हैं, मतलब देखो ग्लूकोज गैलेक्टोज बिल्कुल सेम है, बस एक सिर्फ और सिर्फ एक पोजीशन पे डिफरेंस
आया, किस पे, C4 वाली पोजीशन पे डिफरेंस आया ना, तो ऐसे उसको हम कार्बोहाइड्रेट्स को बोल देते हैं एपिमर। जो सिर्फ एक पोजीशन की उससे डिफर थे, बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम था, तो वो एपिमर आ गया। और स्पेसिफिकली जब C1 पोजीशन पे फ़र्क आता है तो वो एनोमर्स खिला देता है, ठीक है। फिर आता है हमारे पास, देखो हमें पता है कि जब गलेक्टोज ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, थर्ड फोर्थ पे फ़र्क है, तो सिमिलरली जब आप हर्वर्ड स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, जो ग्लूकोज का हर्वर्ड स्ट्रक्चर है सेम वही बनाया ग्लूकोज का, बस फोर्थ वाले पे अगर हम बात करते हैं तो हमने क्या याद रखा था, HOH HCH2OH, ये याद रखा था। बस फोर्थ वाले पे OH को रिप्लेस कर दो, इस तरह से आपका अल्फा डी गलेक्टोज बन जाएगा। कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया, उसके बाद फोर्थ पोजीशन पे रिवर्स कर दो पोजीशन, तो आपका अल्फा डी गलेक्टोज और सिमिलरली बीटा डी गलेक्टोज का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो यहाँ से हमारा कंप्लीट जो मोनोसेकेराइड था, जितना हमें पढ़ना था, जितना बोर्ड के लिए रेलिवेंट था, इनफैक्ट CUET के लिए रेलिवेंट था, उतना हमने पढ़ लिया है। अब हम डाइसेकेराइड्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। डाइसेकेराइड्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, बिकॉज डाइसेकेराइड्स के बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है समझने के, और थोड़ा कंपैरेटिवली लेंदी लेक्चर होगा। शायद मैंने पिछले लेक्चर में बताया था हम कितने, मेरा प्लान है कि कितने लेक्चर्स में कवर करें, बट लेक्चर्स के नंबर से ज़्यादा कंटेंट और क्वालिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हो सकता है लेक्चर थोड़े बढ़ जाए, बट ईच एंड एवरीथिंग वी विल कवर इन डिटेल।